क्या है जरा देखिए ध्यान से। एंगल थीटा इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल ग्रेटर देन थीटा सी फॉर द टू मीडिया सो दैट TIR टेक प्लेस। यानी दो मीडियम के लिए एंगल थीटा जो है उसके क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली यानी बहुत छोटा यानी हल्का सा छोटा है, हल्का सा छोटा है, बड़ा है। नाउ इफ अ ट्रांसपेरेंट शीट DEFG इज प्लेस्ड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, अगर यूनिफॉर्म थिकनेस की कोई जो है रेक्टेंगुलर स्लैब जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, अगर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो हमें ये शो करना है कि चूँकि थर्ड मीडियम यानी जो स्लैब की मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, यहाँ पे TIR होगा। तो सबसे पहले तो हमको जो पता है उस फैक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। हमको पता है μ1 और μ2 पेयर के लिए ये एंगल थीटा जो है इसके क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली ग्रेटर देन है, यानी थीटा कह सकते हैं थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन थीटा सी। इट इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी विच इन टर्न्स इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। क्योंकि साइन थीटा सी क्या होगा, μ1 बाई μ2 के बराबर होगा। साइन थीटा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ μ1 बाई μ2, इसे हमने इक्वेशन 1 रख लिया। अब इसमें रख दिया गया स्लैब। अब क्या कर दिया गया, इन दोनों मीडियम यानी μ1 और μ2 के बीच में इसके इंटरफेस पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये रख दिया गया। अब क्या होने जा रहा है, इसमें दो केसेस एराइज करेंगे। पहला केस एराइज करेगा कि μ3 जो है वो μ1 से कम है। पहला केस क्या है कि μ3 μ1 से कम है, तो μ3 μ1 से कम है। ऐसी दशा में μ3 बाई μ2 लेस देन μ1 बाई μ2 होगा। ये हमारा हुआ इक्वेशन 2 और ये हमारा था इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 and 2 we conclude, फ्रॉम 1 and 2 we conclude that sin theta is greater than that of μ3 by μ1, μ3 by μ2. Since sin theta is greater than μ1 by μ2 and μ1 by μ2 is greater than μ3 by μ2, तो नेचुरली sin theta will be greater than this one। ऐसा क्यों है? देखिए ये जो हमारा μ3 बाई μ2 है वो μ1 बाई μ2 से कम है, लेकिन साइन थीटा μ1 बाई μ2 से बड़ा है, यानी इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। इसके मतलब क्या है, इट इज़ बिगर देन दैट, इट इज़ ग्रेटर देन दैट, एंड सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, hence sin theta will naturally greater than μ3 by μ1, यानी TIR will take place at the interface of rectangular slab and second medium, यानी थर्ड मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। क्योंकि थीटा 3 बाई μ2 क्या हो जाएगा, इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल होगा। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल μ3 बाई μ2 से बड़ा हो रहा है, μ3 बाई μ2 क्या हो जाएगा, इस
पेयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा उसका साइन होगा, और उससे बड़ा ये हो रहा है, इसके मतलब क्या है, इस पेयर के लिए जो थीटा है उसके क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, यानी TIR यहाँ पर हो जाएगा। यानी इस केस में तो दूसरे मीडियम में जाएगा नहीं, पहले ही मीडियम में ट्रांसमिट होके यानी यहाँ से वापस होके लौट आएगा। अब दूसरा केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा केस क्या है, यदि दैट इज इफ μ3 is greater than μ1, what will going to happen? अब μ3 μ1 से बड़ा है, अगर μ3 μ1 से छोटा था, भाई μ3 μ1 से छोटा था तो μ1 और μ2 के बीच में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा था, नेचुरली ये था कि जो है यहाँ पे तो TIR होगा, वो तो हमने कैलकुलेट किया। वैसे भी कॉन्सेप्चुअली भी हम समझ सकते थे कि जब μ3 की वैल्यू μ1 से कम है तो μ1 के साथ जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रहा था तो μ3 के साथ तो नेचुरली देगा ही। लेकिन अब जो हमें केस डिस्कस करना है वो ये केस डिस्कस करना है कि μ3 अगर μ1 से बड़ा हो गया तब क्या होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका थीटा जो है क्रिटिकल एंगल से बराबर हो या कम हो जाए। क्योंकि थीटा हमारा थीटा C से थोड़ा सा ही बड़ा था, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा तो हो सकता है कि ये क्रिटिकल एंगल से यानी μ3 और μ1 वाले यानी मीडिया 3 और मीडियम 2 के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनका रेशियो इतना कम हो जाए कि ये क्रिटिकल एंगल से ये थीटा आपका कम हो जाए। तो ऐसी दशा में क्या हो सकता है, ऐसी दशा में ये हो सकता है कि अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करे फर्स्ट सरफेस पे, और रिफ्लेक्टेड होके ये रे ऐसे चली जाएगी, और इसको मान लिया हमने θ1 और ये हो गया हमारा θ1। क्लियर। अब इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा sin थीटा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है sin θ1, और ये किसके बराबर होगा, refractive index of second medium that is μ3 and refractive index of first medium that is μ2। क्योंकि सेकंड मीडियम हमारा पहला मीडियम था, लिखने में सेकंड है लेकिन रे हमारी एंट्री कर रही सेकंड से थर्ड में, तो हमारा फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम होगा और बाद वाला मीडियम जो है हमारा थर्ड मीडियम जो है वो बाद वाला मीडियम होगा। जरा ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ से, अब हमारा sin θ1 आ जाएगा। sin θ1 क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ3 इंटू sin थीटा। क्लियर है। अब आप देख सकते हो sin θ1 इज ग्रेटर देन μ2 बाई μ3 इंटू μ1 बाई μ2। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि sin थीटा μ1 बाई μ2 से बड़ा है। जब sin थीटा के बराबर था तो इससे अगर कोई स्मॉलर वैल्यू रख दी जाएगी तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, sin θ1 will exceed this value since μ1 by μ2 is lesser than that of sin थीटा। तो अगर हमने sin थीटा से छोटी वैल्यू रख दी तो sin थीटा के साथ ये प्रोडक्ट sin θ1 के बराबर हो रहा था, लेकिन जब sin थीटा से हमने अगर स्मॉलर वैल्यू रख दी तो डेफिनेटली हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है इस साइड से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और हम देखते हैं तो ये μ2 बाई μ2 कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा sin θ1 ग्रेटर देन μ1 बाई μ3। μ1 बाई μ3, लेकिन μ1 बाई μ3 है क्या, μ1 बाई μ3 को अगर ध्यान से देखें आप तो μ1 बाई μ3 क्या हो जाएगा, मीडिया 1 और मीडिया 3 के लिए क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। क्या हो जाएगा,
μ1 बाई μ3 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम 3 एंड मीडियम 1, that is if theta dash c is critical angle for the medium 1 and medium 3, then sin theta dash is equal to μ1 by μ3। अगर हम मान लें कि मीडियम 1 और मीडियम 3 का क्रिटिकल एंगल थीटा डैश है, तो साइन थीटा डैश क्या हो जाएगा, μ1 बाई μ2 के बराबर हो जाएगा। तो जब μ1 बाई μ2 के बराबर हो जाएगा, μ1 बाई μ3 के बराबर हो जाएगा, इसके मतलब जो साइन थीटा 1 आपका होगा वो ग्रेटर देन है μ1 बाई μ3। इट इम्प्लाइज दैट साइन थीटा थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा डैश। साइन थीटा डैश, थीटा डैश क्या है, मीडियम 1 और मीडियम 2 का क्रिटिकल एंगल है। इट इम्प्लाइज दैट जो थीटा 1 है वो थीटा डैश सी से बड़ा है, यानी मीडियम 1 और मीडियम 3 का जो पेयर है इसके क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, इसके मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये रे इस मीडियम में नहीं जाने जा रही है, ये मीडियम यहाँ से वापस आ जाएगी और फिर ये इधर हो जाएगी। चूँकि तो ये तो रेयरर है ही है, तो रेयरर से डेंसर में तो होना ही नहीं है क्या, TIR, क्लियर। तो ये मीडियम में वापस आ जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया, चाहे कंडीशंस कुछ भी हों, चाहे μ3 μ1 से ज़्यादा हो या μ3 μ1 से कम हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट इज TIR will take place in any condition whatever be the value of μ3, clear। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रही है, जिसका डायामीटर और हाइट दोनों ही 30 एंड 30 है सेंटीमीटर की, और एक पॉइंट P है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। एन आई इज प्लेस्ड एट अ पोजीशन, एक आँख यहाँ पर है, ये देख रही है, तो ये ऐसी पोजीशन में है कि डायरेक्टली वो इस पॉइंट को देख पा रही है। अब डेफिनेटली यहाँ से जाने वाली रेज डायरेक्टली आई पे पहुँच रही है, तो यहाँ से जाने वाली रेज तो पहुँच नहीं पाएगी। तो इसमें लिक्विड भरा जा रहा है। क्या भरा जा रहा है, लिक्विड। और लिक्विड कौन सा है, वाटर है। तो वाटर इसमें भरा जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कितना वाटर अगर इसमें हम भर दिए, यानी फिलअप कर दें, तो ये पॉइंट हमको दिखाई पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ से पहुँचने वाली रेज जब यहाँ पर पहुँचेंगी तभी ऐसा संभव हो पाएगा। मान लेते हैं कि h हाइट तक हमने वाटर फिलअप कर दिया, h हाइट तक हमने वाटर फिलअप कर दिया, और h हाइट तक वाटर फिलअप कर दिया, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली h हाइट तक यानी अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट तक हमने वाटर फिलअप कर दिया। तो ये कब दिखाई पड़ेगा हमें, देखिए ये आपका कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है।
डेंसर मीडियम से ये रे आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये होगा, आई होगा। और इसके बाद अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो और इस डायरेक्शन में चला जाए तो ये साइड में पहुंच सकता है, राइट। अगर स्नेल के लॉ के हिसाब से हम देखें तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर, ध्यान दीजिएगा, आपको ये है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिया जाता है? जब रे एयर टू वाटर ट्रेवल करती है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर 4/3 होता है, लेकिन यहां पर उल्टा है मामला। रे वाटर से ट्रेवल कर रही है और किधर जा रही है? एयर में जा रही है। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ये 4/3 ना को होकर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 μ2 इक्वल्स टू होता है 1/2 μ1, यानी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी फर्स्ट मीडियम का सेकेंड मीडियम के विद रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, यानी यूं कह सकते हो 1 μ2 इज इक्वल टू 1/2 μ1। तो जब रे ट्रेवल करेगी एयर टू वाटर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो जब वाटर टू एयर ट्रेवल करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पलट जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या ले लिया है? H। ये दिया गया है कि ये पॉइंट सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? ये पॉइंट सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? इस डिस्टेंस को कुछ सपोज कर लें क्या? सपोज कर लेते हैं यक्स से। क्या कर लेते हैं? यक्स सपोज कर लेते हैं। तो साइन आई क्या हो जाएगा आपका? साइन आई क्या हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 साइन ऑफ आर। क्लियर है? अगेन देखते हैं, साइन आई साइन आर, साइन आर क्या होगा? इसको जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना है? आर है, क्योंकि अगर ये आर होगा तो ये भी आर होगा। ये अगर आपका एच है तो ये कितना है? 30 - h है। ठीक। दूसरी चीज देखिए, अब आपका ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी दिस वैल्यू? कैलकुलेट कर सकते हैं आप। देखिए यहां से यहां तक 10 है, क्योंकि सेंटर से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है अगर 5 है तो इस कॉर्नर से पी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, और इस वाले कॉर्नर से 20 हो जाएगी। तो यहाँ से 10 है और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ
पर हमने वाटर की वो लिया है, जहाँ पर एंगल जो है हमारी रे जाके रिफ्रैक्ट हो रही है, उसको हमने एच ले लिया है, तो ये हमारा पूरा कितना हो गया, 10 + x हो गया। 10 + x हो गया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 30 थी, 30 में से 10 + x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 - x, यानी ये वैल्यू जो होगी वो 20 - x हो जाएगी। और ये एंगल कितना है हमको पता, 45 डिग्री है। क्यों कि देखिए जितना ये हाइट है उतना ही बेस है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये साइड एक दूसरे के बराबर है। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी R = कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब इस फैक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइन आई को प्राप्त करने में। तो साइन आई क्या हो जाएगा, 3/4 साइन ऑफ 45 डिग्री, यानी 3/4√2, 3/4√2। अगर ये हमें पता हो गया तो साइन पता हो गया तो tan भी पता हो जाएगा। tan i क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, अगर आप कोई ट्रायंगल सपोज करें कुछ इस टाइप का, साइन आई में क्या होता है, आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो पता होता है तो परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेनस कितना है, √3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी √23। क्यों, 16 × 4 16 × 32 -9 23 आ जाएगा। तो tan i हमारा क्या हो जाएगा, tan i दिख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/√23 आ गया। देखिए ये वैल्यू हमारी आ गई, tan i आ गई। और tan i किसके बराबर होगी, जरा ध्यान से देखिए, tan i ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, x/h होगा। और ये किसके बराबर है, 3/√23 के। इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया हमने। ठीक, अगेन देखते हैं, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर 45 आ रहा आपका 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 ही होगा। और ये 45 हो जाएगा तो tan 45 = क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, कौन सा, ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला जिसको हमने गाढ़ा कर दिया, देखिए ये दिस वन। तो इसका बेस कितना है, 10 + x है, 10 + x है, और हाइट कितनी है, h है। tan 45 कितना आता, 1, h = कितना हो गया, 10 + x, h = कितना हो गया, 10 + x, यानी x = क्या हो जाएगा, 10 - h, 10 - h - 10। गुड, ये हो गया आपका h - 10। यानी इस फैक्ट का इस्तेमाल हम कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बिखरा हुआ ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमने यहाँ पर यूटिलाइजेशन करने के लिए बनाया था। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे x और h में एक रिलेशन मिला, दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, दो इक्वेशन हमको चाहिए, तो इसमें x और h में रिलेशन निकालने के लिए हमने इस ट्रायंगल का यूटिलाइज़ किया, जिसमें ये एंगल 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 + x है, पहले ही हमने कैलकुलेट कर ली थी, और ये h है तो क्या हो जाएगा 10 + x/h, यानी h = 10 + x, यानी x = h - 10। इसको इक्वेशन हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अब क्या होगा, x की जगह पर हमने h - 10 कर दिया,
यहाँ पे एच रखा और यहाँ पर क्या कर दिया 3/√23। अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूटिलाइज कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो हम क्या कर सकते हैं, h माइनस 10 माइनस h माइनस 10 डिविडेंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3/√23 माइनस 3। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए जैसे ही ब्रैकेट हम खोलेंगे ओपन करेंगे ये कट जाएगा, ये हो गया h माइनस 10/10 इक्वल टू 3/√23 माइनस 3, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 30/√23 माइनस 3 इक्वल टू h माइनस 10 हो जाएगा, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 30√23 माइनस 3। कैलकुलेट कर लेना h की वैल्यू, आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है, इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें एक मिरर बना हुआ है, उसके सामने एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है प्लेन मिरर के सामने। प्लेन मिरर पे थीटा एंगल पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो आ रही हैं और दिया गया बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर ऑफ फोकल लेंथ थीटा आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ दिस बीम x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। देखिए पैरेलल बीम्स आ रही हैं। पैरेलल बीम्स का आना ये संकेत करता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। एक कॉन्सेप्ट हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज फोकस पर बनती है। पैरेलल रेज आ रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो ऑब्जेक्ट इमेज तो बन जाएगी, पॉइंट इमेज बनेगी और कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बन जाएगी। लेकिन पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रही है तो जाहिर है कि वो इमेज फोकल प्लेन में बनेगी। क्या बनेगी? अगर उसकी डिस्टेंस देखेंगे किसी भी मिरर से तो उसके फोकल पॉइंट पर ही बनेगी, बट वो फोकल प्लेन में बनेगी, थोड़ी डिस्टेंस पर बनेगी। यानी ये वहाँ पर कन्फाइंड नहीं होगी, फोकस पर न बनकर फोकल प्लेन पर बनेगी। यानी देखिए कैसे बनती हैं, जैसे डेफिनेटली देखिए इस पर जो रे आएगी तो एक इस पर आ जाएगी, इस पर आएगी और इस पे आएगी, ये आ गई मान लीजिए। अब ये पैरेलल बीम्स आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पर आई। देखिए जो प्लेन मिरर था पैरेलल बीम थी तो सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम थे, सब सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल बीम के रूप में ही आकर इस पर पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी बदली हुई नजर आएगी। अलग अलग पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप डिस्टेंस लेंगे तो जाहिर है कि सब अलग अलग नॉर्मल आएंगे और अलग अलग नॉर्मल आएंगे तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अलग अलग पॉइंट पर। यानी 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पर अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। और ये बीम जब रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो कुछ ऐसे जाकर देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ऐसे आकर मिलेंगी इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा। और ये क्या होगा, यही फोकल प्लेन है। ये क्या है, फोकल प्लेन है। ये रेज जो आई वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर मिली। मान लीजिए कि ये रे ऐसे आई और एक रे जो है
वो डेविएट होके यहाँ से गई और ये यहाँ पर आकर मिली। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर ये बन गई तो ये कितना होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। मान लीजिए अगर ये रे कुछ थोड़ा सा अगर हम इसको करेक्ट करें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, या यूं ही कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये हमारी इमेज की लेंथ है, ये हमारा एफ है, और ये एंगल मान लिया कि ये थीटा एंगल पे होके जा रही है। क्लियर है ना? अब थीटा एंगल पे होके जा रही है तो जाहिर है कि ये जो डिस्टेंस कितनी है, ये वाई है, इमेज की लेंथ। अब चूंकि फोकस पर अगर बनेगी तो डेफिनेटली, या फोकल प्लेन पर इमेज बनेगी तो बहुत छोटी बनती। हम जानते हैं कि फोकल प्लेन पर जो होती है बहुत ही स्मॉल मैग्नीफिकेशन, बहुत सबसे लीस्ट मैग्नीफिकेशन क्या हाँ होता है, फोकस पर ही होता है। सबसे स्मॉल इमेज जो बनती है फोकस पर बनती है, तो y की वैल्यू काफ़ी छोटी होगी। ऐसी दशा में f और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे, और ये कार्ड की जगह पर आर्क का काम करेगा, और थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो टेन थीटा आपका बहुत छोटा हो जाएगा, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और ये y अपॉन एफ होगा, यानी y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा हो जाएगा। ये तो y मैग्नीट्यूड में, y का मैग्नीट्यूड आ गया एफ थीटा। लेकिन चूंकि ये इमेज कैसे बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। अब नीचे बन रही है तो डेफिनेटली ये दो रे आई रिफ्लेक्शन से यहाँ पे बना दी, दो ही रे बनाने के लिए काफ़ी थी। तो यहाँ पर बन गई तो ये बन रही है नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, यानी अगर विद साइन लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एफ थीटा। ठीक। दूसरा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, x है। होना क्या है, 3 रिफ्लेक्शन के बाद हुआ। ये जो इमेज बनी है सेकंड रिफ्लेक्शन के पश्चात बनी है, और ये इसके लिए मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और यहाँ से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर ये डिस्टेंस d माइनस एफ है, विद साइन लेंगे तो यहाँ माइनस डी एफ लिखना पड़ेगा अगर इसको ओरिजिन माने, तो इधर जब जाएगी तो कितने डिस्टेंस पर बना देगी, d माइनस एफ पर, और लेंथ वही रह जाएगी जो यहाँ पर है, क्योंकि साइज नहीं बदलती प्लेन मिरर में। तो पोजीशन तो हो जाएगी d माइनस एफ, और लेंथ हो जाएगी माइनस एफ थीटा, इसलिए हो जाएगी कि डाउनवर्ड ही है। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा d माइनस एफ, और y इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ एफ थीटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स का और है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस h बिलो द सरफेस ऑफ अ लार्ज पॉन्ड। कोई लार्ज पॉन्ड है, ये h डिस्टेंस बिलो जो है आपका पॉइंट पड़ा हुआ है, ये लाइट सोर्स है। आप जानते हो कि लाइट सोर्स से निकलने वाली रेज जो होंगी वो क्या होंगी, स्फेरिकल होंगी। सभी संभव डायरेक्शंस में लाइट जाती है। अगर कोई लाइट सोर्स है तो उससे निकलने वाली लाइट क्या होगी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में जाती है। और देखिए ये क्या हो रहा है कि जो लाइट जाएगी तो यहाँ से लाइट जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस पे अगर कम होगा तो जाहिर है कि रिफ्रैक्ट होके जाएगी। इस पॉइंट पर जाएगा तो ये लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके जाएगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा
जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल। इसके बाद वाली जो लाइट अगर जाएगी तो क्या होगी, उसी मीडियम वापस, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो तो भी यही फिनोमेना होगी। ये क्या होगा, ये लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर यहाँ से जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इस डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पर आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी। अगर फर्दर अगर कहीं से आप जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा इस पॉइंट पर, यानी इस वर्ज पे जिस पॉइंट पर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे पॉइंट्स पर जो है इसके बाद जो पोर्शन आ रहा है हमारा लाइट का वो नहीं बाहर जाएगा। ये हाइट आपका एच है, और ये मान लीजिए कि आपका क्रिटिकल एंगल जो है वो कितना है, थीटा सी है, तो ये भी थीटा सी हो जाएगा, और ये इस साइड में भी ये थीटा सी हो जाएगा। बाई ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम स्टडी करते हैं तो देखिए, जो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द स्फीयर सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल में क्या होता है, डेल ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, डेल ए बाई आर स्क्वायर। यानी स्फीयर के किसी भी पोर्शन द्वारा स्फीयर के सेंटर पर सबटेंडेड सॉलिड एंगल कितना होता है, डेल ए अपॉन आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल सुनकर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सॉलिड एंगल क्या है, लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है, जो 3 डायमेंशनल इमेज हम लोग देखते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज किसके प्रभाव में देखते हैं, सॉलिड एंगल से। क्योंकि हर पॉइंट से आने वाली रेज जब हमारे पास पहुंचती हैं तो वो कैसा एंगल बनाती है, कोनिकल एंगल यानी सॉलिड एंगल बनाती हैं, और उसी के इफ़ेक्ट में हम लोग जो है 3D फिगर पिक्चर्स वगैरह या 3D डायमेंशंस जो भी हम लोग लाइव चीज़ें देखते हैं उसी में देखते हैं, तो उसको बोलते हैं, जैसे आपका प्लेन एंगल में होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, उसी तरीके से सॉलिड एंगल में जो होता है वो क्या होता है, डेल ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर रेडियस आपकी आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। मान लीजिए स्फीयर की रेडियस आर है। तो अब अगर कोई थीटा एंगल बनाता है, कितना बनाता है, अगर कोई सरफेस यानी जैसे ये ट्वाइस थीटा सी एंगल बनाता है, तो डेल ए जो कैलकुलेट करने पर आता है ट्वाइस पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कास थीटा आता है। कितना आता है, 1 माइनस कास थीटा। इसे आप रिमेंबर कर लेंगे, मैथमेटिक्स में ये डिराइव करके ये फार्मूला जब निकाला जाता है तो गोले का यानी स्फीयर का कोई पोर्शन जो 2 थीटा एंगल बनाता है सेंटर पर, उस पोर्शन से, यानी ये वाली जो अपर वाली एरिया दिख रहे, ये वाली एरिया नहीं, ये नहीं, ये वाली एरिया जो ये सरफेस एरिया होती है वो कितनी आती है, ट्वाइस पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कास थीटा। यानी इस पोर्शन से जो लाइट निकलेगी वो हमें दिखाई पड़ेगी, बाकी पोर्शन यानी रिमेनिंग पोर्शन जो होगा, टोटल पोर्शन कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जिस पोर्शन से हमारी लाइट निकल रही है वो क्या है, ट्वाइस पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल है यानी 2 थीटा सी हमारा ये वाला पोर्शन स्फीयर का बना रहा है सेंटर पर, तो उससे जो एरिया एसोसिएटेड आएगी डेल ए इक्वल टू ट्वाइस पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। और इसी एरिया से जो लाइट इसी एरिया से जो लाइट निकलेगी वही क्या करेगी, वो बाहर जाएगी, बाकी पोर्शन की लाइट नहीं जाएगी। हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज एमिटेड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो स्पष्ट है कि इतने एरिया में अगर लाइट निकाल रही है उसमें से इतनी एरिया वाला लाइट जो है हमें बाहर ऑब्जर्व होगा, दिखाई पड़ेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट निकालने में हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों एरियाज का हमको क्या कर लेना है, portion of the area from which light is emitted and total area, और ये क्या हो जाएगा, यही फ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। तो डेल ए कितना है, ट्वाइस पाई आर
स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा सी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक विजुअल है नहीं है? अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें रिक्वायर्ड था वो कितना मिल गया, एफ इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा सी, कास थीटा सी अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी अपॉन 2। फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अंडर रूट साइन थीटा सी क्या होगा, क्रिटिकल एंगल का साइन है ये 1 अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई म्यू स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए अब आज का टॉपिक, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। और आप मेरी एनर्जी को अपने लाइक्स के द्वारा, अपने शेयर के द्वारा और अपने सब्सक्रिप्शन के द्वारा बढ़ाते रहेंगे, तो हम आपको लगातार अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे प्रेरणा स्रोत बनेंगे, हमें उत्साह मिलेगा अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाना हो, जितनी अच्छी अच्छी से प्रॉब्लम, अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और उसका सलूशन हम आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।